हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विदकारी में। दोस्तों, यह जो वीडियो है इसमें हम पंजीकरण अधिनियम अर्थात जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है इससे इस अधिनियम को हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे और इस पे जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और यह कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट से संबंधित जो भी डाउट हैं वो सारी कुछ क्लियर हो जाए और जितने भी एमसीक्यूज इस पे बनाए जा सकते हैं उन सभी को हम इसमें कवर कर लें। और जितने ऐसे सेक्शन हैं जो विस्तृत हैं और उनको समझाना आवश्यक है, हम उसको भी इसमें उसका व्याख्या भी करेंगे। तो इस प्रकार से यह एक अकेला वीडियो ऐसा होगा जिसमें आपको यह छोटा-सा अधिनियम जो पंजीकरण अधिनियम है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। और यह जो वीडियो है खास करके छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें लगभग 40 से आस-पास जो है प्रश्नों को हम इसमें बनाए हैं। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी होगा, उसमें हम इससे संबंधित जितने प्रश्न अभी तक छत्तीसगढ़ परीक्षा में पूछे गए हैं पीसीएसजे की, उन सारे प्रश्नों को हम उनकी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये 2 प्रश्न होंगे और इनके माध्यम से आप पूरे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इनको आप अच्छे से समझ पाएँगे हमारे साथ। और अपने जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाएँगे। तो सबसे पहले तो हम इस अधिनियम की उद्देशिका देखते हैं, क्योंकि उद्देशिका पे भी कभी-कभी एक प्रश्न बन जाता है कि इस जो अधिनियम है इसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें जो है पहला ही दिया गया है कि यह अधिनियम जो है वह दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित विधियों का समेकन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो कहीं-कहीं अधिनियमों में कुछ अधिनियम जो है केवल समेकन करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं, कुछ संशोधन करने के लिए और समेकन करने के लिए, दोनों बातों के लिए हैं। तो इस प्रकार से यह ध्यान में रखना है कि जो पंजीकरण अधिनियम 1908 है, तो यह दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिनियमितियों को या विधियों का समेकन करने के लिए इसको अधिनियमित किया गया है। और अब देखेंगे इसमें कुल जो है 93 धाराएं हैं, अर्थात कुल 93 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। लेकिन अब वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो इसमें से धारा 4, 9, 56, 67, 92 और 93 ये धाराएं जो है इसमें से डिलीट कर दी गई हैं, निरसित कर दी गई हैं। और जो अनुसूची एक थी, इस अनुसूची को भी अब निरसित कर दिया गया है। तो अब जो धाराएं बची हुई हैं हम उनको देखेंगे और इस पे प्रश्न क्या बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला भी प्रश्न देखते हैं कि पंजीकरण अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है अर्थात सही नहीं है। तो इसमें पहला विकल्प है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो यही जो विकल्प है यह सही नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम का जो विस्तार है वह जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर है। यह 31 अक्टूबर 31/10 2019 से पहले यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था। लेकिन चूंकि अब जो है अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य को जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसलिए अब जो भारत में जितनी भी विधियां हैं वह सभी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होती हैं। तो इसलिए जो है यह पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरा है कि राज्य सरकार किन्हीं जिलों को इसके प्रवर्तन से वर्जित कर सकती है। तो यह बिल्कुल सही है। इसके संदर्भ प्रावधान जो है यह पंजीकरण अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है कि इसके जो प्रवर्तन की तिथि है वह कई बार पूछी जाती है। तो इसके प्रवर्तन की तिथि जो है वह है 1 जनवरी 1909, अर्थात इसी डेट से यह प्रवर्तन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालय के अंतर्गत कौन आता है। तो जिला न्यायालय की जो परिभाषा है उसको अगर देखेंगे तो वह धारा 2 खंड 4 के अंतर्गत दी गई है। और इसमें यह बताया गया है कि जिला न्यायालय के अंतर्गत अपनी मामूली सिविल अधिकारिता में कार्य करता हुआ उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट आता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जिला न्यायालय के अंतर्गत इस अधिनियम के पर्पज से जिला न्यायालय के अंतर्गत अपनी मामूली सिविल अधिकारिता में कार्य करता हुआ हाई कोर्ट आता है। केवल जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय ही इसमें नहीं आता है। तो यह जो प्रश्न है अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये अगर ये पूछा जाता है तो यहाँ गलती ज्यादा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि व्यक्ति अपना जो कॉमन सेंस है वो यूज करेगा और जिला न्यायालय में उच्च न्यायालय को वह शामिल नहीं मानेगा अमूमन। तो इस प्रकार से धारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत जिला न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय आता है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 2 खंड 6 के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। चूंकि धारा 2 के खंड 6 में अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है और खंड 9 के अंतर्गत चल संपत्ति या जंगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है। तो धारा 2 के खंड 6 को देखेंगे तो इसमें जो है भूमि निर्माण, अनुवांशिक भत्ते,
मार्ग का अधिकार, पारघाट, मीन क्षेत्र का अधिकार, भूमि से उत्पन्न होने वाला कोई फायदा पाने का अधिकार, ये सभी जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन जो है ये पेड़ों के फल या पेड़ों के रस जो है, यह जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह चल संपत्ति के अंतर्गत आता है, अर्थात जंगम संपत्ति के अंतर्गत आता है। देखते हैं कि धारा 2 खंड 6 के अंतर्गत जो अचल संपत्ति दी गई है परिभाषा उसकी, उसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीजें आती हैं। तो अचल संपत्ति के अंतर्गत जैसा कि धारा 2 के खंड 6 में बताया गया है, भूमि आता है, निर्माण, अनुवांशिक भत्ते, मार्ग का अधिकार, प्रकाश का अधिकार, पारघाट का अधिकार, ये जो सभी हैं। इसके अलावा मीन क्षेत्र का अधिकार, भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे और भूमि से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं, ये जो सभी हैं वह अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो चल संपत्ति की परिभाषा जो है धारा 2 के खंड 9 के अंतर्गत दी गई है। और चल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसमें यह बताया गया है कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, पेड़ों के फल और पेड़ों के रस, ये जो सभी हैं यह चल संपत्ति के अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन इमारती वृक्ष जो है यह चल संपत्ति नहीं होता, बल्कि अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर केवल खड़ा काष्ठ होता, अर्थात कोई सूखा हुआ पेड़ है, अगर वह खड़ा हुआ है तो वह जो है चल संपत्ति के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब कोई पेड़ है वह बिल्कुल हरा भरा है और या इमारती कोई लकड़ी वाला पेड़ है, तो वह जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि धारा 2 खंड 9 के अंतर्गत चल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। तो इसमें खड़ा काष्ठ है, उगती फसलें हैं, घास है, पेड़ों के फल हैं, पेड़ों के रस हैं और अचल संपत्ति के सिवाय अन्य जो सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं वह जो है चल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। तो अवयस्क की जो परिभाषा है पंजीकरण अधिनियम की धारा 2 खंड 8 के अंतर्गत दी गई है। और इसमें यह बताया गया है कि अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि उसकी जो पर्सनल लॉ है, अर्थात जो उसकी स्वीय विधि है, उस विधि के अनुसार वह वयस्क नहीं हुआ है, तो वह जो है व्यक्ति अवयस्क माना जाएगा। साधारणतया जो है अवयस्क से ऐसा व्यक्ति जो है अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत, अर्थात जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसकी अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें ऐसे व्यक्ति को ही वयस्क माना जाता है जो उसकी अपनी जो पर्सनल लॉ है उसके अनुसार अगर वह वयस्क हो गया है। तो इस प्रकार से इसका जो पहला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है, पंजीकरण महानिरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अर्थात जो पंजीकरण महानिरीक्षक हैं, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और इनकी नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और अपने अधीनस्थ राज्य क्षेत्रों के लिए एक अधिकारी को पंजीकरण महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इनके बारे में एक कथन और है कि ये जो है इस जो पद है महानिरीक्षक का, इसके साथ साथ सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकते हैं। सामान्यतया जो है अगर कोई व्यक्ति कोई पद धारण करता है तो एक समय में वो केवल एक ही पद धारण करता है। लेकिन जो पंजीकरण महानिरीक्षक है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, वह इस पद के साथ साथ राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है राज्य सरकार पंजीकरण महानिरीक्षक की नियुक्ति करेगा, यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बारे में प्रावधान धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि राज्य सरकार ऐसे महानिरीक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करने की शक्तियां प्रदान करेगा, तो यह भी सही है। तीसरा है महानिरीक्षक अपने पद के साथ साथ सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकेगा, तो जैसा अभी हमने बताया कि ये जो तीसरा विकल्प है ये भी सही है। चौथा है कि महानिरीक्षक कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकेगा, तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो यही जो चौथा विकल्प है यही सही नहीं है, अर्थात यही गलत है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिले और उप जिले बनाने की शक्ति किसके पास होगी। तो जिला और उप जिला जो है वह राज्य सरकार बनाती है, अर्थात ऐसी शक्ति जो है राज्य सरकार के पास होती है। और पंजीकरण अधिनियम की धारा 5 के तहत जो है वह ऐसा करता है। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है।
तो इसमें पहला है कि राज्य सरकार केवल लोक अधिकारियों को ही रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि धारा 6 के अंतर्गत अगर देखेंगे तो धारा 6 के अंतर्गत जो पहला शब्द है, पहली लाइन है, वही लिखी गई है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो है वह रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, चाहे वे लोक अफसर हों या ना हों। तो ऐसा जो इसलिए जो है पहला विकल्प गलत है। दूसरा है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, चाहे वो लोक अधिकारी हो या ना हो। तो इस प्रकार से जो है दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 7 के अंतर्गत स्थापित रजिस्ट्रार कार्यालयों का निरीक्षक कौन होगा? तो धारा 7 के अंतर्गत रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों की स्थापना के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, और धारा 8 के अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसे जो कार्यालय होंगे जो रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के, उसका जो निरीक्षक होगा अर्थात जो उसका इंस्पेक्टर होगा, वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार इसके लिए नियुक्त करता है। अर्थात राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है ऐसे कार्यालयों का इंस्पेक्टर होगा या निरीक्षक होगा। नेक्स्ट है, जबकि किसी रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से या टेम्पररी रिक्त है, या वह जो अधिकारी है रजिस्ट्रार वह अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर किसे रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार होगा। तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि जबकि जो रजिस्ट्रार है वह उसका पद रिक्त है अस्थायी रूप से, या वह अपने पद से किसी कार्य के कारण अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अनुपस्थिति की दशा में जो महानिरीक्षक होते हैं, उस महानिरीक्षक को उसके स्थान पर रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार होगा। और जब वह ऐसी नियुक्ति नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस जिले का जो न्यायाधीश होगा वह उस रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होगा, तो ऐसी नियुक्ति का अधिकार जो है वह महानिरीक्षक को अर्थात इंस्पेक्टर जनरल को होगा। नेक्स्ट है, किसी उप रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त होने पर उसके पद का निर्वहन करने के लिए किसके द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। उप रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रार के पद की रिक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 10 के अंतर्गत किया गया है, जैसा अभी हमने देखा है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि उप रजिस्ट्रार का अगर कोई पद अस्थायी रूप से रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार के द्वारा किसी व्यक्ति को उप रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जबकि अस्थायी रूप से रिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के पद पर कोई नियुक्ति की जाती है, तो ऐसी नियुक्ति की जो रिपोर्ट है वह राज्य सरकार को दी जाएगी। तो ऐसी जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा दी जाएगी? तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है कि ऐसी सब नियुक्तियों की रिपोर्ट जो है वह महानिरीक्षक के द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी। नेक्स्ट है, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन जो है वह अनिवार्य है? तो यह जो प्रश्न है वो बहुत बार पूछा गया है, खासकर छत्तीसगढ़ पीसीएस एक परीक्षा में, कि कौन सा जो दस्तावेज है उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और कौन से दस्तावेज हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वह वैकल्पिक है या ऑप्शनल है। तो वैकल्पिक जो है वह धारा 18 के अंतर्गत बताया गया है, और अनिवार्य के बारे में प्रावधान जो है धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है। तो इन दो धाराओं को ध्यान से याद करना है, क्योंकि इस पे जो है मैक्सिमम लगभग हर साल एक प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इन दो धाराओं को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो धारा 17 के अनुसार निम्नलिखित कुछ दस्तावेज हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कराना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। जैसे इसमें पहला है, अचल संपत्ति का दान की अगर कोई लिखत है या कोई डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि अचल संपत्ति के दान के संदर्भ में है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जो है अनिवार्य होगा। अनिर्वसित लिखत जो अचल संपत्ति में 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई हक या हित सृजित करता है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से वर्षानुवर्ष या 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक भाटक वाले अचल संपत्ति का कोई पट्टा है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। न्यायालय के किसी डिक्री, आदेश या पंचाट का अंतरण करने वाली निर्वसीयती लिखत जिससे अचल संपत्ति पर 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित सृजित या घोषित किया जाता है,
तो उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से इसमें और भी हैं, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट हैं उतनी बातों को इसमें शामिल किया है कि इन डॉक्यूमेंट का जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है कि वे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो वह धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। और 18 में यह बताया गया है कि ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वह कंपलसरी नहीं है बल्कि वैकल्पिक है, उसको कराया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ये कुछ दस्तावेज हैं, जैसे दान और वसीयत से भिन्न ऐसी लिखत जो अचल संपत्ति में 100 रुपए से कम मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित सृजित करती है। तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अचल संपत्ति का पट्टा और धारा 17 के अधीन कोई छूट प्राप्त पट्टा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना जो है वह वैकल्पिक है। और वसीयत है तो वसीयत का भी जो पंजीकरण है वो उसको कराना वैकल्पिक है। धारा 17 के अधीन ऐसे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है अर्थात उनको छूट दी गई है, उनको भी जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाए या न कराया जाए वह जो है वैकल्पिक होता है। इसी प्रकार से न्यायालय के किसी डिक्री, आदेश या पंचाट के अंतर्गत अचल संपत्ति के लिए 100 रुपए से कम मूल्य का कोई अधिकार या हित सृजित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना वैकल्पिक होता है, वह कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत जबकि पंजीकरण अधिकारी के द्वारा न समझे जाने वाली और उस जिले में प्रयोग न की जाने वाली भाषा में कोई दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पंजीकरण अधिकारी होगा वह क्या करेगा। तो जबकि कोई ऐसी भाषा में पेश किया जाता है और वह जो भाषा है वह सामान्यतया उस जिले में प्रयोग नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में जब तक उसके सामने वो जो है ट्रांसलेट करके उसको नहीं पेश किया जाता है तब वह जो अधिकारी है वह उस दस्तावेज का पंजीकरण करने से इनकार कर देगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, कोई दस्तावेज अपने निष्पादन की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि दस्तावेज जो है वह किस समय या कितने अवधि के भीतर जो है वह प्रेजेंट किया जाएगा या पंजीकरण के लिए पेश किया जाएगा। तो यह जो है 4 माह के भीतर उसको समुचित अधिकारी के समक्ष उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है, दस्तावेजों के पुनः रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो यह प्रावधान जो है धारा 23 के अंतर्गत अर्थात 23A के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह किया गया है। अब इसके संदर्भ में हम विस्तार से देखते हैं कि कब जो है पुनः रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। तो धारा 23A के अनुसार जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो कि उसे प्रस्तुत करने के लिए इम्पावर्ड नहीं था अर्थात उसको सशक्त नहीं था और ऐसे दस्तावेज को जो पंजीकरण अधिकारी है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वह कर दिया जाता है। तो ऐसे दस्तावेज से उत्पन्न अधिकार के अधीन जो दावा करने वाला मूल व्यक्ति है अर्थात जिस व्यक्ति को अधिकार था कि वह उस दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रस्तुत करे, तो उसे जब वह जानकारी मिलती है तो ऐसी जानकारी मिलने के 4 महीने के अंदर उस जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उस दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेगा। और वह जो रजिस्ट्रार है जब उसका यह समाधान हो जाता है कि जो पूर्व में डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया था वह व्यक्ति जो है वह अपराधिकृत था अर्थात वह जो है उसको पेश करने के लिए इम्पावर्ड नहीं था, तो ऐसी स्थिति में वह जो पंजीकरण अधिकारी है उस दस्तावेज को पुनः पंजीकरण करने के लिए अग्रसर होगा। और ऐसा जब पंजीकरण किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि मानो वह जो डॉक्यूमेंट है वह पहले से ही पंजीकृत नहीं होगा नहीं था और ऐसा जो डॉक्यूमेंट है जो पुनः पंजीकृत किया जाता है तो वह सब प्रयोजनों के लिए वह अपने मूल पंजीकरण की तारीख से जो है पंजीकृत समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इच्छा पत्र को पंजीकरण के लिए कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कोई इच्छा पत्र है या विल है या वसीयत है तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 27 के अंतर्गत यह बताया गया है
कि जो विल है या वसीयत है वह किसी भी समय पंजीकरण के लिए उपस्थापित किया जा सकता है। अर्थात वहां पर यह 4 माह वाला जो नियम है वह लागू नहीं होगा और उसे किसी भी समय या कभी भी जो है पंजीकरण के लिए पेश किया जा सकेगा। नेक्स्ट है दस्तावेजों के पंजीकरण के स्थान के संदर्भ में प्रावधान पंजीकरण अधिनियम की किस भाग के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर धारा नहीं पूछा है बल्कि भाग पूछा गया है। तो भाग जो है 5 है, इसके अंतर्गत जो है धारा 28 से लेके धारा 31 तक, धारा 28 से 31 तक और भाग 5 के अंतर्गत जो दस्तावेज हैं वह कहां पर पंजीकरण के लिए पेश किए जाएंगे, उनका स्थान क्या होगा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है। और इसी में यह बताया गया है कि कोई दस्तावेज जो है जो पंजीकरण के लिए पेश किया जाता है तो वह उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसको पेश किया जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा कोई डॉक्यूमेंट उप रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में ही पेश किया जाता है। अगर उनके द्वारा इनकार किया जाता है तो अपील के तौर पर जो है उसको रजिस्ट्रार के समक्ष पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है दस्तावेजों को पंजीकरण के लिए कौन व्यक्ति जो है पेश कर सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है और 32 में 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वह दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकते हैं। तो पहला है कि उस दस्तावेज के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति जो है वह स्वयं उस दस्तावेज को पेश कर सकता है या उसका कोई प्रतिनिधि कर सकता है या वह जो व्यक्ति है या उसका प्रतिनिधि है इनके अगर कोई एजेंट हो अर्थात अभिकर्ता हो तो वो जो सम्यक रूप से इम्पावर्ड किए गए हों तो उनके द्वारा भी जो है ऐसा जो दस्तावेज है वह पंजीकरण के लिए पेश किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से कोई भी व्यक्ति जो है दस्तावेज को पेश कर सकता है, लेकिन इनमें से जो 3 व्यक्ति बताए गए हैं इनके द्वारा वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर हो सकेगा नहीं लिखा गया है बल्कि वह दस्तावेज को जो है पेश करेगा या हाजिर होगा। नेक्स्ट है धारा 32 ए को पंजीकरण अधिनियम में कब जोड़ा गया। तो हमने जब अभी पहले भी देखा कि धारा 32 ए और धारा 16 ए ये 2 धाराएं हैं। इन दोनों ही धाराओं को वर्ष 2001 में जोड़ा गया है। तो ध्यान में रखना है कि 16 ए और 16 दूनी 32 ए इन दोनों ही धाराओं को अगर पूछ लिया जाता है कि कब इसे जोड़ा गया है तो इसको जो है वर्ष 2001 में इसको केंद्रीय अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई दस्तावेज तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पंजीकरण अधिकारी के द्वारा उसकी जांच न कर ली जाए। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है और 34 के अंतर्गत यह बताया गया है कि पंजीकरण अधिकारी के द्वारा पंजीकरण से पूर्व जांच की जाएगी। तो जांच कैसी की जाएगी, तो उसे जो है तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि जो पंजीकरण अधिकारी है उसकी जांच न कर ले और इसके रिगार्डिंग या इसके संदर्भ में वह जो निष्पादन करने वाला व्यक्ति है अर्थात जो उस दस्तावेज को पेश करता है या उसके प्रतिनिधि को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए बुलाएगा और अगर कोई व्यक्ति बिना युक्त कारण के हाजिर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में और 4 महीने का 4 जो विलंब है वह करता है तो उस दस्तावेज को रजिस्ट्री करने से वह इनकार कर देगा जब तक कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है उससे 10 गुना रकम जो है जुर्माने के रूप में उसको अतिरिक्त न दे दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबकि पंजीकरण अधिकारी किसी दस्तावेज को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश देता है और वह व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना हाजिर नहीं होता है तो कितने रुपए तक का जुर्माना वहां पर लगाया जा सकेगा। तो अभी हमने देखा कि धारा 34 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है कि जो पंजीकरण अधिकारी है वह किसी डॉक्यूमेंट के पंजीकरण से पूर्व उसकी जांच करेगा और जांच के संदर्भ में उस दस्तावेज को पेश करने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए उसको बुलाएगा या आदेश करेगा और अगर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो पंजीकरण फीस की रकम का 10 गुना जुर्माना लेकर के ही उसका जो है पुनः पंजीकरण किया जा सकेगा। क्वेश्चन है पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को पंजीकरण कार्यालय में हाजिरी से छूट प्रदान की गई है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 38 के अंतर्गत किया गया है। अब हम देखेंगे कि 38 के अंतर्गत वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको पंजीकरण कार्यालय में हाजिरी से छूट प्रदान की गई है।
तो धारा 38 के अंतर्गत ये कुछ व्यक्तियों को बताया गया है कि जैसे ऐसा व्यक्ति अंग शैथिल्य अर्थात उस अंग भंग के कारण या शारीरिक रूप से इतना अधिक कमजोर है कि बिना घोर असुविधा के वह जो है वहां पर कार्यालय में हाजिर नहीं हो सकता है। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति सिविल या दांडिक या आपराधिक आदेश के अधीन अगर कोई जेल में बंद है तो उसको भी जो है वहां पर पर्सनल अपीयरेंस से छूट प्राप्त है। और तीसरा है कि जिन्हें न्यायालय ने व्यक्तिगत हाजिरी से विधि के द्वारा छूट प्रदान कर रखा है तो ऐसे व्यक्तियों को भी कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें धारा 38 के अधीन पंजीकरण कार्यालय में हाजिरी से छूट प्राप्त है तो उनकी परीक्षा किस प्रकार से की जाएगी? तो इसके संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे तो यह धारा 38 के अंतर्गत ही दिया गया है, 38 के खंड 2 के अंतर्गत। और इसमें यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में जो पंजीकरण अधिकारी है या तो उसके घर या निवास स्थान पर अर्थात अगर घर पे है तो घर पे या कारागार में निरुद्ध है तो उस कारागार में जेल में जाएगा, वहां पर स्वयं जाएगा और जाकर के उसकी परीक्षा करेगा या परीक्षा के लिए कमीशन जारी करेगा या कमीशन निकालेगा। तो यह जो तीसरा विकल्प है यही सही है कि जिन्हें जो पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में हाजिरी से व्यक्तिगत रूप से छूट प्राप्त है तो ऐसे व्यक्तियों की जो परीक्षा होगी तो पंजीकरण अधिकारी किस प्रकार से करेगा, तो वह उनके निवास स्थान पर जाएगा या उनके परीक्षा के लिए कमीशन जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत का और दत्तक ग्रहण प्राधिकार का पंजीकरण की प्रक्रिया पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो यह प्रक्रिया जो है धारा 41 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है, जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है उनका रजिस्ट्रेशन न कराने का परिणाम से संबंधित जो धारा है वह कौन सी है? तो यह जो धारा है धारा 49 है। 49 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा? तो 49 जो है इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट है, पंजीकरण का प्रमाण पत्र किसके द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होता है? तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र के संदर्भ में जो प्रावधान है यह प्रावधान धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है। और यह जो प्रमाण पत्र होगा वह पंजीकरण अधिकारी के द्वारा अर्थात जिस अधिकारी के द्वारा उसका पंजीकरण किया गया है उसी के द्वारा वह हस्ताक्षरित होगा, मुद्रा उस पर लगेगी अर्थात मुहर लगेगी और उस पर दिनांक डाला जाएगा। तो पंजीकरण अधिकारी धारा 60 के तहत उसको ऐसा करता है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को स्वविवेक से शपथ दिलाने की जो शक्ति है वह किसके पास है? तो पंजीकरण अधिकारी जो होता है इसी अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को स्वविवेक के अनुसार शपथ दिलाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, उप रजिस्ट्रार का अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति किसके पास होती है? तो उप रजिस्ट्रार का अधीक्षण और नियंत्रण तो इसकी जो शक्ति होती है वह रजिस्ट्रार के पास होती है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 68 के अंतर्गत दिया गया है। और इसी प्रकार से धारा 69 के अंतर्गत यह बताया गया है कि रजिस्ट्रीकरण जो कार्यालय है उनका अधीक्षण और उनके संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? वह महानिरीक्षक के पास होती है। तो 69 के अंतर्गत महानिरीक्षक के पास और 68 के अंतर्गत वह रजिस्ट्रार के पास शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट है, पंजीकरण कार्यालयों का अधीक्षण और नियम बनाने की शक्ति तो वही क्वेश्चन हमने फिर से रिपीटेड है। धारा 69 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो पंजीकरण कार्यालय हैं उनका अधीक्षण करना और उनके संदर्भ में जो नियम बनाया जाता है तो ऐसी जो शक्ति होती है वह महानिरीक्षक के पास होती है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महानिरीक्षक जो है वह जुर्माना और पंजीकरण फीस की रकम का जो है पूर्णतः या भागतः स्वविवेक के अनुसार परिहार कर सकेंगे। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 70 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार करने के विषय में जो प्रावधान है वह किस भाग के अंतर्गत दिया गया है? तो ऐसा जो प्रावधान है
पंजीकरण अधिनियम के भाग 12 के अंतर्गत धारा 71 से लेके 77 तक में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दस्तावेजों के पंजीकरण व कमीशन निकालने के संबंध में फीस किसके द्वारा नियत की जाएगी। तो ये जो कमीशन निकाला जाता है या उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी जो फीस नियत की जाती है वह फीस राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 78 के अंतर्गत या 78 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन से मामले हैं जिनके संदर्भ में जो फीस है वह नियत की जाती है। तो इसके संदर्भ में जो जैसा कि प्रावधान जो है धारा 78 के अंतर्गत दिया गया है और इसके तहत राज्य सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए फीस नियत करती है। तो किसके लिए? तो दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर की तलाशी के लिए, कमीशन निकालने के लिए, अनुवाद फाइल करने के लिए, प्राइवेट स्थानों पर हाजिरी के लिए और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, उन्हें लौटाने के लिए और इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए अगर कोई अन्य बातें हैं तो उसके लिए फीस क्या होगी इसका निर्धारण राज्य सरकार कर सकेगी धारा 78 के तहत। नेक्स्ट है पंजीकरण फीस की वसूली किस प्रकार से की जाएगी। तो अगर कोई फीस नियत की जाती है और उस फीस का जो है दिया नहीं जाता है या उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो धारा 80 ए के तहत उस फीस की जो वसूली होगी वह भू राजस्व की बकाया की रीति से उसकी वसूली की जाएगी। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत जो कोई मिथ्या कथन करेगा या दस्तावेज की मिथ्या प्रति प्रदान करेगा उसे किस दंड से दंडित किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह जो है धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जो उसका दंड बताया गया है कि वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर मिथ्या कथन और मिथ्या जो दस्तावेज पेश किया जाना है इसके संदर्भ में जो है दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है धारा 82 ए के अंतर्गत बिना लाइसेंस के दस्तावेज लिखने के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है। तो धारा 82 ए के अंतर्गत अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज लिखा जाता है रजिस्ट्रेशन का जिसको कि इसके लिए दस्तावेज लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति को 200 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो पंजीकरण अधिकारी हैं वह लोक सेवक समझे जाएंगे और इस अधिनियम की कोई कार्यवाही जो होगी वह आईपीसी की धारा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 84 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो वह जो है आईपीसी के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जो पंजीकरण अधिकारी होंगे वह लोक सेवक समझे जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकरण अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत कितने अवधि तक अदावाकृत दस्तावेजों को नष्ट किया जा सकता है। तो धारा 85 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विलों से भिन्न अर्थात वसीयत से भिन्न अगर कोई दस्तावेज है और वह पंजीकरण कार्यालय में या रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री ऑफिस में लगातार 2 वर्ष से अधिक समय से वह रखा हुआ है और उसका कोई दावेदार नहीं है, उस पर कोई दावा नहीं करता है तो ऐसे दस्तावेज को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा जो प्रावधान है वह वसीयत के संदर्भ में लागू नहीं होता है। अर्थात वसीयत का अगर दस्तावेज है वह 2 वर्ष से अधिक भी अवधि या कितनी भी अवधि तक रखा हुआ है तो उसको नष्ट करने का आदेश नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की परीक्षा में जो अभी तक के पंजीकरण अधिनियम अर्थात जो रजिस्ट्रेशन एक्ट से संबंधित एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं प्री परीक्षा में उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक के किस प्रकार के प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन एक्ट से पूछे गए हैं। तो 2011 के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला है निम्न में से कौन से दस्तावेज पंजीयन अधिनियम अर्थात रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत आवश्यक रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि वहां पंजीयन अधिनियम या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या इस तरह से पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं शब्दों से उलझते हैं तो आप तुरंत इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसको देखें कि उसमें क्या दिया गया है, नहीं तो हिंदी में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और उसकी वजह से जो है आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं।
तो यह पहला प्रश्न है कि पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक रूप से पंजीकरण योग्य इसमें कौन नहीं है। तो इसमें से मेहर एवज में जो दान है और हिबा बिल एवज है, यह आवश्यक रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो ग वाला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है धारा 25, पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुतिकरण में विलंब अगर होता है तो उस विलंब को क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है। तो धारा 25 के अंतर्गत अगर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज पेश किया जाता है और उससे पेश करने में विलंब होता है तो ऐसे विलंब को परिवर्जन करने का या उसको क्षमा करने का जो अधिकार होता है वह पंजीयक अर्थात रजिस्ट्रार को होता है। तो देखिए हिंदी में पंजीयक लिखा गया है, जबकि आप इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तो सीधा सीधा रजिस्ट्रार लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रार के पास ऐसा अधिकार होता है। नेक्स्ट है एक दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसकी प्रस्तुति उचित व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई थी, तो धारा 23A जो पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत है, तो उसके अनुसार ऐसा जो दस्तावेज है वह किस प्रकार से पंजीकरण उसका हुआ है यह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इसका पंजीकरण हुआ है और उसकी जो प्रस्तुति है अर्थात उसको जो पेश किया गया था किसी अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया था, तो ऐसी स्थिति में जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसको पुनः पंजीकरण के लिए पेश करता है, तो उसको जो है ऐसा अनुमति दी जा सकती है या उसको पेश किया जा सकता है। तो ये बी वाला विकल्प सही है धारा 23A के अनुसार। नेक्स्ट है दस्तावेज जिनका जो पंजीकरण है या रजिस्ट्रेशन है वह वैकल्पिक है, तो कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वह वैकल्पिक है। तो इसमें से जो वसीयत है इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह वैकल्पिक है। बाकी अचल संपत्ति का जो विलेख है उसका अनिवार्य है, और 100 रुपए से अधिक मूल्य की जो संपत्ति है उसका भी उसका जो विक्रय पत्र है उसका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अचल संपत्ति का कोई पट्टा है उसका भी जो रजिस्ट्रेशन है वह अनिवार्य है। और वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है वसीयतों के पंजीकरण एवं गोद लेने के अधिकार के विषय में पंजीयन की प्रक्रिया या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का जो विवरण है वह रजिस्ट्रेशन एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो वह धारा 41 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है वे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है वह किस धारा के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। तो जिनका रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है उसके बारे में जो प्रावधान है वह रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है, और धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है यदि रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया गया दस्तावेज ऐसी भाषा में है जिसे जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी है वह नहीं समझता है और जो उस जिले में सामान्यतः प्रयोग नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी है उसका क्या कर्तव्य है, तो वह क्या करेगा। तो वह जो है जब तक कि उसे उस जिले में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा में सही अनुवाद के साथ और उसकी प्रति के साथ उसको नहीं पेश किया जाता है, तब तक वह उसका रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर देगा। अर्थात ये जो पहला विकल्प है यही सही है, और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट में फोटोग्राफ इत्यादि को अनिवार्य रूप से चिपकाने हेतु जो प्रावधान है वह कब अंतस्थापित किया गया है। तो यह जो प्रावधान है वह धारा 32A के द्वारा जो है इसको अंतस्थापित किया गया है, और धारा 32A के तहत फोटोग्राफ और जो थंब इम्प्रेशन है या अंगुली चिन्ह है उसको जो है अनिवार्य कर दिया गया है किसी जो डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। तो इसे जो है वर्ष 2001 का केंद्रीय अधिनियम है इसके द्वारा इसको अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है एक इच्छा पत्र को या वसीयत को पंजीकरण हेतु उपस्थित किया जा सकता है। तो इच्छा पत्र या वसीयत को जो रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किए जाने के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है, और इसे किसी भी समय जो है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जा सकता है। यहाँ पर 4 महीने का जो वो टाइम बाउंड है वह लागू नहीं होता, क्योंकि अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं उनको लिखे जाने की तारीख से 4 महीने के भीतर जो है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है
रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित विधियां संशोधन अधिनियम 2001 के पश्चात रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार से जो अरजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत हिंदी इंग्लिश मिला के यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो प्रश्न है वह 2012 में पूछा गया है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है वहां घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो यह जो प्रश्न है यह धारा 49 से संबंधित है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो धारा 49 के अनुसार पहला विकल्प जो है कि यह ऐसे किसी संपार्श्विक संव्यवहार की साक्ष्य के रूप में इसे लिया जा सकता है जो कि रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर्ड लिखत के द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है, तो यह विकल्प सही है। दूसरा है कि यह विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट पालन हेतु बाद में संविदा की साक्ष्य के रूप में भी लिया जा सकता है, तो यह भी सही है। लेकिन यह जो तीसरा विकल्प है ग वाला, यही सही नहीं है कि यह टीपीए की धारा 53A के प्रयोजनों के लिए संविदा के भागतः पालन की साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, तो यही जो विकल्प है यही सही नहीं है। बाकी क और ख दोनों सही हैं। नेक्स्ट है दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन हेतु देय फीस किसके द्वारा नियत की जाती है। तो फीस जो है इसका निर्धारण धारा 78 के तहत राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है कि किसी जो डॉक्यूमेंट है अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है तो उसके समय उसकी फीस कितनी होगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत निबंधन के इंस्पेक्टर जनरल अर्थात जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो इनकी नियुक्ति के बारे में पूछा गया है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है और इनकी नियुक्ति जो है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है जब किसी जिले के रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त है तो अस्थायी व्यवस्था होने से पहले तक किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार का के रूप में कार्यभार सौंपने का अधिकार जो है यह किसके पास है। तो जो पंजीकरण महानिरीक्षक होता है ऐसा जो अधिकार है उसी के पास होता है, अर्थात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसे पंजीकरण महानिरीक्षक होता कहा जाता है, यही किसी रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से अगर रिक्त है तो यही जो है किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा वह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा जब तक कि उस पर कोई अस्थायी रूप से जो रजिस्ट्रार है उसकी नियुक्ति नहीं हो जाती है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 16A को कब जोड़ा गया। तो धारा 16A और प्लस धारा 32A इन दो धाराओं को वर्ष 2001 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में उपबंधित किया गया है। तो धारा 17 के अंतर्गत क्या उपबंधित किया गया है। तो धारा 17 के अंतर्गत जो दस्तावेज हैं जिनका पंजीकरण अनिवार्य है इसके बारे में प्रावधान किया गया है और पंजीकरण जिनका पंजीकरण वैकल्पिक है ऐसे दस्तावेजों के बारे में प्रावधान धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ दस्तावेजों के पुनः पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह प्रावधान धारा 23A के अंतर्गत दिया गया है और किन स्थितियों में पुनः पंजीकरण कराना आवश्यक होगा और उसका क्या प्रभाव होगा, या ऐसे जब पुनः पंजीकरण कराया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को कब से परिवर्तित माना जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है और हमने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन किया है और समझाया है। तो आप अगर उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखते हैं तो वहां पर जो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसमें लगभग हमने पूरे बेयर एक्ट को शामिल किया है जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी और पूरा जो यह अधिनियम है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निसंदेह यह जो बहुत जल्दी से आप इसको देख पाएंगे और चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पंजीकरण अधिनियम की सीमा से मुक्त रखा गया है। तो यह जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की और यह प्रश्न जो है धारा 90 से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो है पंजीकरण अधिनियम की सीमा से मुक्त रखा गया है
तो ये कौन कौन से प्रावधान हैं? तो पहला है भू राजस्व की बंदोबस्त से या भू राजस्व की जो व्यवस्था है उससे जुड़े किसी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया दस्तावेज, और जो दस्तावेज जो बंदोबस्त के रिकॉर्ड का एक भाग है, तो इसे जो है वह रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो सीमा है उससे मुक्त रखा गया है। दूसरा है कि समय के साथ प्रवर्तनशील किसी भी विधि के अंतर्गत यह दस्तावेज किसी पटवारी द्वारा किसी भी राजस्व कार्यालय में समय समय पर अद्यतन किया जाता है। तो यह पहला और दूसरा ही सही है। तो इस प्रकार से जो इसका घ वाला विकल्प है कि ए और बी सही है। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका पंजीकरण अनिवार्य है? तो अनिवार्य पंजीकरण के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है, और इसके अनुसार यह जो पहला विकल्प है यही सही है, और यही जो पंजीकरण है वह अनिवार्य है। तो पहला विकल्प क्या है कि गैर वसीयती प्रपत्र या दस्तावेज जो किसी भी तरह के अधिकार, हक या हित के निर्माण, उद्घोषणा, विनिर्दिष्टीकरण जिसे समनुदेशन कहा जाता है, परसीमन या विलोपन के बदले में किसी राशि का भुगतान या उसकी रसीद प्राप्त करता है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वह अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का पंजीकरण वैकल्पिक है? तो वैकल्पिक जो रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। जैसा कि हमने बताया भी है कि धारा 17 और धारा 18 दो ऐसी धाराएं हैं जिनसे जो है लगभग हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बार भी देखिए, आपने अभी तक जितने प्रश्न को सॉल्व किया है लगभग 19वां प्रश्न है ये, इसमें से आपको कम से कम 2-3 बार जो है धारा 17 और धारा 18 से जो प्रश्न है वह मिल चुके हैं। तो उनको आपको बेयरट से अच्छे से पढ़ना है, हमारे वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको वहां पर भी हमने बता दिया है स्पष्ट रूप से, तो वो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है कि दस्तावेज का पंजीकरण वैकल्पिक है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 18 में दिया गया है। तो इसमें दो दस्तावेज हैं, जिसमें पहला है कि ऐसे दस्तावेज जो किसी भी तरह के अधिकार, टाइटल या हित के निर्माण, उद्घोषणा, समन्वयन, परसीमन या विलोपन के बदले में किसी राशि का भुगतान या उसकी रसीद प्राप्त करता है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह वैकल्पिक है, तो पहला विकल्प सही है। दूसरा है कि किसी भी अवधि के लिए परंतु 1 वर्ष से अधिक नहीं, अर्थात 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई अचल संपत्ति का अगर पट्टा है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वह वैकल्पिक होगा। लेकिन 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अगर कोई पट्टा होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वह अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से जो पहला है और दूसरा अर्थात ए और बी, इन दोनों ही मामलों में जो रजिस्ट्रेशन है वह वैकल्पिक होगा। और सी वाला देखते हैं कि सनद, इमाम, टाइटल, विलेख और अन्य दस्तावेज जो सरकार द्वारा भूमि या भूमि के किसी भाग के आवंटन के लिए साक्ष्य के रूप में लिया जाता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है कि ए और बी ये दोनों ही सही हैं और इनका जो पंजीकरण है वह वैकल्पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जहां छूट लागू नहीं होती है वहां दस्तावेजों को इसके निष्पादन की तारीख से कितनी अवधि के भीतर जो है वह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष जो पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो धारा 23 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई दस्तावेज है उसके लिखे जाने की तारीख से 4 महीने के अंदर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष उसको पंजीकरण के लिए पेश किया जाना आवश्यक है। लेकिन यह जो 4 महीने की अवधि है यह वसीयत के मामले में लागू नहीं होती है, अर्थात जो वसीयत है उसको 4 महीने के बाद भी जो है पंजीकरण के लिए पेश किया जा सकता है, और उसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है वसीयत के रजिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेजों के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है? तो अनिवार्य पंजीकरण यहाँ पर आवश्यक है। अनिवार्य पंजीकरण के बारे में प्रावधान जो है धारा 17 में दिया गया है। अचल संपत्ति के दान के संदर्भ में अगर कोई दस्तावेज है तो उसका जो पंजीकरण है वह अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है पंजीकरण के दस्तावेज कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो पंजीकरण के जो दस्तावेज हैं वह उप पंजीकरण अधिकारी अर्थात सब रजिस्ट्रार जिसे कहा जाता है या उप रजिस्ट्रार उसके कार्यालय में जो है इसको पेश किया जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर जो है संपत्ति या उसका हिस्सा स्थित है। तो और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु
पंजीकरण जो चाहने वाला व्यक्ति है वह उपस्थित होना ही चाहिए, अर्थात वहाँ पर उसका कोई विकल्प नहीं है कि वह नहीं उपस्थित हो सकता, अर्थात वह स्वयं उपस्थित हो या अपने एजेंट या अभिकर्ता के माध्यम से अगर वो उपस्थित होता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, लेकिन उसको उपस्थित होना आवश्यक है। तो वहां पर तीन बातें हैं, वह चाहे डायरेक्ट खुद उपस्थित हो या अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो या अपने जो है प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो, लेकिन उसका उपस्थित होना अनिवार्य है, उसको उपस्थित होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य है? तो यहाँ पर पंजीकरण जो है अनिवार्य है, तो इसके संदर्भ में जो बी वाला विकल्प है यही सही है कि अचल संपत्ति का अगर कोई दान है या दान संबंधी कोई विलेख है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, वसीयत के अलावा सभी दस्तावेजों को निष्पादन की तारीख से कितने भी अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो 4 महीने के भीतर इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी भी पंजीकरण कार्यालय में किसी दस्तावेज को कितनी अवधि तक अधिकतम अगर रखा जाता है या और उसका दावा कोई नहीं करता है या बिना दावे के अगर कोई दस्तावेज है वो रखा हुआ है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि उसे कितनी अवधि से अधिक अगर समय तक रखा गया है तो उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 85 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई जो दस्तावेज है वह बिना दावे का है, अर्थात उसका कोई दावा नहीं करता है और पंजीकरण कार्यालय में लगातार 2 वर्ष या उससे अधिक समय से वह रखा हुआ है, तो ऐसे दस्तावेजों को नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 35 के तहत पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण के प्रार्थी के हक के बारे में पूछताछ नहीं कर सकता है? तो यह जो प्रश्न है यह 2017 में छत्तीसगढ़ की परीक्षा में पूछा गया है और इसका जो उत्तर है वह सत्यपाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य है। इसी मामले में यह निर्णय दिया गया था कि जो पंजीकरण अधिकारी होगा वह पंजीकरण के जो प्रार्थी है जो दस्तावेज पेश करता है तो उसके हक के बारे में कोई पूछताछ नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, मूल प्रति के साथ जो डुप्लीकेट प्रति है उसको अगर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वहां पर रजिस्ट्रार जो है वह पंजीकरण से इनकार कर सकेगा या कर देगा, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज उस उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में संपूर्ण संपत्ति है या उसका कोई हिस्सा स्थित है, तो यह भी सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 28 में और धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है कि वसीयत को किसी भी समय पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह भी सही है। इसके बारे में प्रावधान धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। और चौथा है कि मूल दस्तावेज की प्रति जो कार्बन प्रति को डुप्लीकेट प्रति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, तो यही जो विकल्प है वह सही नहीं है। और किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन से इनकार करने के संदर्भ में जो प्रावधान है वह अधिनियम के भाग 12 के अंतर्गत धारा 71 से लेकर 77 के बीच में दिया गया है। नेक्स्ट है, जिन दस्तावेजों का पंजीकरण स्वैच्छिक या वैकल्पिक रखा गया है तो उनका उल्लेख जो है वह रजिस्ट्रेशन एक्ट की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो उनका जो उल्लेख है वह धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर किसी दस्तावेज को निष्पादित किया गया है, यदि उसे पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाए तो उसे भारत में पहुंचने की कितनी अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह जो है धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई भारत से बाहर कोई दस्तावेज है और भारत में उसको पंजीकरण के लिए पेश किया जाता है और उस दस्तावेज को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे भारत में पहुंचने के पश्चात 4 महीने के अंदर उसे पंजीकरण के लिए उसको पेश किया जाना चाहिए। तो बी वाला विकल्प सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत कोई दस्तावेज पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है तो वह जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसके
बारे में जो प्रावधान है वह धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है और 32 के अंतर्गत जैसा हमने बताया कि 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है दस्तावेज को पेश किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति दावा करने वाला है वह स्वयं कर सकता है या उसका कोई प्रतिनिधि कर सकता है या उसका एजेंट कर सकता है। अर्थात स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा, उसके प्रतिनिधि के द्वारा और वैध मुख्तारनामा के आधार पर किसी एजेंट के द्वारा, तो इनमें से किसी के भी द्वारा उसको जो है दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत वसीयत को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वसीयत को जो है किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके मामले में यह 4 माह का नियम लागू नहीं होता और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पुनः पंजीकरण पर रजिस्ट्री प्रभावशील होगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 23A के अंतर्गत 23A में पुनः पंजीकरण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से जब पुनः पंजीकरण किया जाता है तो वह जो पंजीकरण है, पुनः पंजीकरण, वह कब से प्रभावशील माना जाएगा? तो वह जो मूल रजिस्ट्री हुई थी या मूल पंजीकरण हुआ था तो उसी दिन से उसको प्रभाव में माना जाएगा। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से किस दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य है? तो इसमें से जो है अचल संपत्ति का अगर कोई दान है तो उसका पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इसके बारे में प्रावधान जो है वो धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 निम्नलिखित प्रावधान करता है। तो धारा 17 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो 17 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे दस्तावेज जिनका पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है, यही प्रावधान जो है धारा 17 के अंतर्गत किया गया है। और पंजीकरण जो वैकल्पिक है इनके बारे में प्रावधान जो है धारा 18 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है अचल संपत्ति को पंजीकरण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो अचल संपत्ति की जो परिभाषा है वह जो है धारा 2 के खंड 6 के अंतर्गत दिया गया है। और अचल संपत्ति क्या है, कौन कौन सी अचल संपत्तियां होंगी? अब हमारा जब पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें हमने पूरे बेयरेट को कवर किया है तो वहां पर चल संपत्ति, अचल संपत्ति को हमने विस्तार से कवर किया है। और चल संपत्ति की बात करेंगे तो चल संपत्ति की जो परिभाषा है धारा 2 खंड 9 के अंतर्गत दी गई है या जंगम संपत्ति से कहते हैं। और अचल संपत्ति को अस्थावर संपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम की धारा 16A को कब जोड़ा गया? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि धारा 16A और धारा 32A इन दोनों ही धाराओं को वर्ष 2001 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिकारी के द्वारा पंजीकरण के पूर्व जांच से संबंधित जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो पंजीकरण कराए जाने से पहले जो पंजीकरण अधिकारी है वह कुछ जांच करते हैं और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। और जांच करते हैं वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है जब किसी जिले के रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो तो ऐसी रिक्ति भरने तक किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार होता है। तो ऐसा जो अधिकार है वह पंजीकरण महानिरीक्षक के पास होता है। अगर पंजीकरण महानिरीक्षक ऐसा नहीं करते हैं तो जो है उस जिले का जो न्यायाधीश होगा वह उस पंजीकरण अधिकारी के रूप में या रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को किसी भी समय पंजीकरण के लिए पेश किया जा सकता है? तो किसी दस्तावेज को किसी भी समय पेश किया जा सकता है वसीयत को। और इसको जो चूंकि किसी भी दस्तावेज को पेश करने की एक अवधि बताई गई है कि 4 महीने के अंदर ही उसको पेश किया जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन इसका अपवाद जो है वह धारा 27 के अंतर्गत बताया गया है। और धारा 27 में जो है वसीयत के रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रावधान किया गया है कि वसीयत को किसी भी समय जो है रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकरण अधिनियम के किस भाग में निष्पादी और साक्षियों की उपस्थिति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह भाग 7 के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने शुरू से लेके वर्ष 2022 तक के जो भी छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें रजिस्ट्रेशन एक्ट से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को
सॉल्व किया है इस वीडियो के माध्यम से, और पूरा विश्वास है कि यह जो वीडियो है ये दोगे साथ में वेयर एक्ट रखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, और आप 5 में से कम 4 क्वेश्चन वहाँ पे सही करके आएंगे। और हम अब इसके बाद जो है, अब जो वहाँ के लोकल लॉ हैं और उन पर जो है वीडियो आपको जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।